गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर जो था, पहला चैप्टर जो था वो हम लोग बात कर रहे थे। पहला चैप्टर हमारा था भौतिक जगत। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि हर चीज का दोनों लैंग्वेज में मीनिंग समझते जाएंगे, हर चीज को दोनों लैंग्वेज में समझते जाएंगे। हिंदी में भी समझ लेंगे, इंग्लिश में भी समझ लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाइए, कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी में पढ़ाइए। तो हम लोग दोनों बातों को समझते जाएंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे उस बात को हम एक बार सबसे पहले रिकैप कर देते हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, क्योंकि एक दो दिन का गैप हो गया है। मौसम खराब होने की वजह से क्लास बीच में नहीं चल पाई थी और एक दो दिन का गैप हो गया। तो हम लोग जरा इसको फिर से बातों को दोहरा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि भौतिक जगत में हम लोगों ने सबसे पहले बात किया कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो विज्ञान का मतलब हम लोगों ने यह लगाया कि किसी भी चीज के विधिवत ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिकी का मतलब क्या होता है। तो देखिए भौतिक विज्ञान एक शाखा है, विज्ञान की ही एक शाखा है, एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जो प्रकृति और प्रकृति के नियमों से संबंधित है। प्रकृति और प्रकृति के नियमों को उजागर करने से संबंधित है। ये फिजिक्स जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अंग्रेजी में कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड इट्स लॉज। तो नेचर और उसके नियम यानी प्रकृति और उसके नियमों से संबंधित होता है। यहां पर हम लोगों ने बात किया था कि ये भौतिक विज्ञान की उत्तेजना क्या है, समाज के लिए इसका महत्व क्या है। तो इन सब बातों को हम लोगों ने पूरे अच्छे तरह से बात किया था और यहाँ पे ये समझा था कि भौतिक विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता देती है, तकनीक के विकास में सहायता देती है और फिर ये तकनीक जो है वो हमारे समाज को प्रभावित करती है। समाज जो है वो हमारा इन तकनीकों से प्रभावित होता है, सीधे सीधे इन तकनीकों से प्रभावित होता है। तो अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग ने ये समझा था कि हमारे पास विज्ञान में फिजिक्स में हम लोगों के पास जो महत्वपूर्ण खोजकर्ता थे, जो महत्वपूर्ण डिस्कवरर्स थे, उनके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा लेख लिखा गया है। इनमें उनके बारे में बताया गया है कि किसने क्या किया और किसने कब कौन सी प्रगति की, किसने ब्रह्मांड के संरचना से संबंधित बातों को समझाने की कोशिश की, किसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझाने की कोशिश की। इनका जिक्र किया गया है इस निबंध नुमा पैराग्राफ में। यहां पर हमने आपको बताया था कि इस पन्ने से केवल दो वर्ड्स जो हैं, दो शब्द जो हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो दो शब्द थे वो कौन कौन से थे शब्द? ये जो दो शब्द थे ये क्या क्या शब्द थे? देखिए, ये हम लोगों ने कहा था कि ये दो प्रमुख विचार होते हैं भौतिक विज्ञान में, एकीकरण और न्यूनीकरण। एकीकरण और न्यूनीकरण ये प्रमुख विचार होते हैं भौतिक विज्ञान। यानी हम लोग अंग्रेजी में कहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनलिज्म, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के ये दो प्रमुख विचार होते हैं। यहां पर हम लोगों ने एकीकरण की बात की थी। एकीकरण के विषय में हम लोगों ने ये कहा था कि एकीकरण का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम अधिक से अधिक भौतिक घटनाओं को, ज्यादा से ज्यादा भौतिक घटनाओं को कम से कम नियमों, कम से कम फॉर्मूला और कम से कम लॉज की सहायता से, कम से कम नियमों की सहायता से इसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यानी समझाना चाहते हैं। हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर मान लीजिए कि आप कलम के नीचे गिरने के लिए एक अलग नियम बना दें, पन्ने के नीचे गिरने के लिए एक अलग नियम बना दें, तो ऐसा जो है, ऐसा करना हम लोग भौतिक विज्ञानी पसंद नहीं करते। हम लोग तो पसंद करते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा भौतिक घटनाएं हों उनको सरल रूप से कम नियमों के आधार पर उनका पूरा का पूरा
एक्सप्लेनेशन किया जा सके, यानी पूरी तरह से उन्हें समझाया जा सके। इसके अलावा हम लोगों ने समझा था क्या, न्यूनीकरण के विचार को। न्यूनीकरण जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको हम लोग रिडक्शनलिज्म कहते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कि आपके जो घर में खाना पकाने वाला गैस है, वो गैस के सिलेंडर का अगर तापमान कोई आपसे पूछता है तो आप ऐसा पसंद नहीं करेंगे कि सिलेंडर में से एक एक कण को बाहर निकालें और बाहर निकालने के बाद सारे कणों के तापमान को माप कर बताएं कि इसका तापमान कितना है। इसके बदले हम लोग उस गैस के छोटे से हिस्से को देखकर बता सकते हैं कि उसका तापमान कितना है, उसका घनत्व कितना है, इन सब बातों को बता सकते हैं। ऐसा अप्रोच, इस प्रकार से कार्य करना, इसी प्रकार के कार्य करने के विचार को हम लोग न्यूनीकरण यानी रिडक्शनलिज्म कहते हैं। रिडक्शनलिज्म को अगर हम लोग अंग्रेजी में डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं इट इज द अप्रोच टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम बाय कंसिडरिंग जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के किसी छोटे से भाग को स्टडी करके पूरे सिस्टम के प्रॉपर्टीज को समझाना, यही कहलाता है रिडक्शनलिज्म। अब इस अध्याय में ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है और सबसे ज्यादा जो समझने वाली बात है वो है मूल बल, प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के जो मूल बल होते हैं इन पे हम लोग आ जाते हैं। प्रकृति के मूल बल कौन कौन से होते हैं, इन सब बातों को हम लोग समझ लेंगे। ये सब अधिकांशतः निबंध के रूप में लिखे गए चीजें हैं, इनको हम लोग बाद में समझ लेंगे। छोटी छोटी चीजें आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। ये जो है प्रकृति के मूल बल, यहां से स्टार्ट होता है हमारा मेन, जो हमारी बातें हैं वो यहां से स्टार्ट होती है। अब देखिए प्रकृति के जो मूल बल हैं, प्रकृति के चार मूल बल, प्रकृति के चार मूल बल, ये कौन कौन से बल? देखिए इसमें सबसे पहले आ जाता है, तीव्र नाभिकीय बल, जिसको हम लोग एसएनएफ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एसएनएफ। इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा है क्या? दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कमजोर नाभिकीय बल। और चौथा जो है वो है गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण का बल जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक एक करके इन सारे बलों के बारे में हम लोग को काफी ध्यान से समझना है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो टॉपिक रहेगा ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यानी गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ रखा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल यानी कूलम्स बल के बारे में आप लोगों ने 10वें क्लास में पढ़ रखा है। इसलिए हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे अपनी बातों को। इनके बारे में और इनके बारे में आपने अभी तक आज तक कभी सुना नहीं। इनके बारे में हम लोग, इसके बारे में और इसके बारे में अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं है, तो इसको, इनकी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके बारे में बात करें। तो देखिए सबसे पहला जो है वो हम लोग लेते हैं किसको? गुरुत्वाकर्षण के बल को, ग्रेविटेशनल फोर्स को। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आप फॉर्मूला लिखें, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण के बल का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी
गुना m1 m2 बटा में r स्क्वायर, कैपिटल G गुना m1 m2 बटा में r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण के बल का। अब यहां पर इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बल के बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं। सबसे पहली तो बात जो है वो ये है कि ये प्रकृति के चारों बलों में सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है। पहला पॉइंट ये है कि ये प्रकृति के चारों बलों में सबसे कमजोर बल होता है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। प्रकृति के चारों जो बल हैं, चार जो मूल बल हैं, ऐसे तो हम लोग हजारों चीजों को एक दूसरे के ऊपर बल लगाता हुआ देखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हजारों प्रकार के बल होते हैं। जितने भी बलों को आप अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं, अलग अलग चीजों के ऊपर लग रहे बलों को जो आप देख रहे हैं, उन सभी बलों को कुल मिला के चार भाग में बांटा जा सकता है। मजबूत नाभिकीय बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद कमजोर नाभिकीय बल और अंत में गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब हम लोग ने समझा सबसे पहले कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है ये सबसे कमजोर बल होता है, ये सबसे कमजोर बल होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, सबसे कमजोर बल होता है। दूसरी बात जो है वो ये है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है ये एक एक्सचेंज बल, यानी ये आदान प्रदान के कारण लगने वाला बल होता है, ये एक्सचेंज फोर्स होता है। एक्सचेंज फोर्स का मतलब हो गया कि ये आदान प्रदान के कारण लगने वाला बल होता है। देखिए, जब भी किसी दो चीजों के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, तो यहां से निकलकर एक बहुत ही सूक्ष्म कण, जिसको हम लोग ग्रेविटॉन कहते हैं, ग्रेविटॉन नाम का कण, इसमें से निकलकर इस तक जा रहा है और इससे निकलकर इस तक आ रहा है। इसी ग्रेविटॉन के आदान प्रदान की वजह से इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। यानी ये क्या होता है, ये एक्सचेंज के कारण लगता है, आदान प्रदान के कारण लगता है। किसके आदान प्रदान के कारण? ग्रेविटॉन नाम के सूक्ष्म कण के आदान प्रदान के कारण लगता है गुरुत्वाकर्षण का बल। तीसरी बात क्या है, आप यहां से देख सकते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों ही मासेस, दोनों ही ये जो वस्तुएं हैं, इनके बीच की जो दूरी है उसके साथ ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप कह सकते हैं कि ये बल जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है दोनों वस्तुओं के बीच के बल दूरी के। चौथी बात जो है वो ये है कि यह एक केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का मतलब ये होता है कि यह हमेशा एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र की ओर लगता है। यह हमेशा एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र की ओर लग रहा होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग केंद्रीय बल बोलते हैं। तो ये क्या है? केंद्रीय बल, यानी सेंट्रल फोर्स। अंग्रेजी में कह सकते हैं कि एक सेंट्रल फोर्स है। केंद्रीय बल को हम लोग अंग्रेजी में सेंट्रल फोर्स कहते हैं। उसके बाद पांचवी जो बात है वो ये है, ये एक संरक्षीय बल। संरक्षित बल का मतलब क्या हो गया? कॉन्जर्वेटिव फोर्स। कॉन्जर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये हमारे जमीन है, इस जमीन से अगर कागज के एक टुकड़े को h मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाए, कागज के एक टुकड़े को h मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाए, तो h मीटर की ऊंचाई तक उठाने के कई रास्ते हो सकते हैं और कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई इसे नीचे से खींच के उठाए, हो सकता है नीचे से फेंक के उठाए, हो सकता है कोई ऊपर से खींच के उठाए, हो सकता है कोई इसे सीढ़ी नुमा ढंग से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के यहां से उठाए, हो सकता है कोई इस प्रकार से स्लोप पर डगरा के उठाए। चाहे कोई भी तरीके से इसे h मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाए, हर बार गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य जो होगा वो एक समान होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो रास्ते या तरीके पर निर्भर नहीं होता। ऐसे बल
जिनके विरुद्ध किया गया कार्य केवल शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे बलों को हम लोग कहते हैं संरक्षित बल, यानी कॉन्जर्वेटिव फोर्स। तो ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है, ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स होता है, ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स होता है, यानी संरक्षित बल होता है। ये कॉन्जर्वेटिव बल होता है, यानी संरक्षित फोर्स बल होता है। इसके बाद छठी बात, ये जो होता है ये हमेशा आकर्षण करता है, ये कभी भी प्रति आकर्षण नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण कभी भी चीजों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश नहीं करता, यह हमेशा उनको आपस में पास लाने की कोशिश करता है, यानी ये केवल और केवल आकर्षित कर सकता है। इसके विपरीत याद करिए, कूलम का बल आपने पढ़ा है कि वो आकर्षित भी कर सकता है और प्रति आकर्षित भी कर सकता है, यानी अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल्सन भी लगा सकता है। ये केवल क्या कर सकता है, ये केवल अट्रैक्शन, ये केवल अट्रैक्शन, यानी ये केवल आकर्षित करता है, ये केवल अट्रैक्शन यानी केवल आकर्षित करता है। सातवीं बात, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, गुरुत्वाकर्षण के बल से संबंधित जो सातवीं बात है, ये क्यों लगता है, दो चीजों के बीच में क्यों लगता है। अब ये लग रहा है M1 और M2 के कारण, यानी ये मास के कारण लगता है। लगता क्यों है, मास के कारण लगता है। अगर इन दोनों में से एक भी वस्तु का मास शून्य हो जाए तो वैसी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का बल दोनों के बीच में नहीं लग पाएगा। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि यह मास के कारण लगने वाला बल, मास के वजह से गुरुत्वाकर्षण का बल एक दूसरे के बीच में लगता है, दोनों वस्तुओं के बीच में लगता है, तो ये मास के कारण लगता है, मास के कारण लगता है। उसके बाद और अगर हम लोग बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के बल का और भी हम लोग गुण बता सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो अध्यारोपण के सिद्धांत को फॉलो करता है, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब देखिए क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास तीन वस्तुएं हैं, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी, तो ए और बी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सी यहां पर मौजूद है या नहीं मौजूद है। सी अगर मौजूद रहेगा तब भी ए और बी के बीच में उतना ही बल लगेगा जितना सी के नहीं रहने पर लगेगा। इस बात को हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि दो के बीच में जो बल लग रहा है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आसपास कोई तीसरा है या नहीं। इसी बात को हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यह अध्यारोपण के सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, सुपरपोजिशन को फॉलो करता, सुपरपोजिशन का पालन करता, सुपरपोजिशन का पालन करता। उसके बाद अगला गुण क्या होता है, यह बहुत दूर से लग सकता है। दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल लगे, इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में आपसी भौतिक रूप से दोनों एक दूसरे से सट रही हैं। भौतिक रूप से एक दूसरे से दूर रहने पर भी दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत ही आसानी से लगा सकती हैं, यानी इनका जो रेंज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो रेंज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ये काफी दूर से ही लग सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होता है वो ज्यादा होता है, रेंज ज्यादा होता है। 10वीं बात, और 10वीं बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 10वीं बात सबसे जरूरी बात। देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण के बल में आपने ये जो पढ़ रखा है, ये जो स्थिरांक है, इस स्थिरांक का मान
पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी बदलने वाला नहीं। अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो दो, इसको मिटा लेते हैं, दो वस्तुओं के बीच में ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण के बल के लिए हमने लिखा यहां पर स्थिरांक G गुना m1 m2 बटा में r स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों वस्तुओं को इतनी ही दूरी पे अगर हम लोग उठा के पानी में डाल दें या अंतरिक्ष में लेके चले जाएं या कहीं भी लेके चले जाएं, उससे गुरुत्वाकर्षण के बल का जो मान है वो बदलने वाला नहीं। यानी इन दोनों के बीच में जो माध्यम भरा हुआ है, इन दोनों के बीच में हवा माध्यम है कि पानी माध्यम है, कौन सा माध्यम है, इस बात से गुरुत्वाकर्षण के बल का कोई लेना देना नहीं होता। यह माध्यम से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, यानी मीडियम इंडिपेंडेंट, माध्यम से स्वतंत्र, माध्यम से कोई मतलब नहीं होता। तो यह माध्यम से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट। माध्यम से यह स्वतंत्र होता है। माध्यम कौन सा भरा हुआ है, दोनों वस्तुओं के बीच में हवा है कि पानी है, इससे कोई मतलब नहीं है। माध्यम कोई भी हो, दोनों वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमेशा उतना ही होगा। इस बात को हम लोग कहते हैं ये कि ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के बल के मेन गुण हैं। इनको अगर आप कहीं चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। क्या क्या गुण हैं, इनको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। फिर से एक बार पूरी बात को समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण के बल के कौन कौन से गुण। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि यह प्रकृति के चारों बलों में सबसे कमजोर बल है। प्रकृति के चारों बलों में सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण का बल। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि यह एक एक्सचेंज फोर्स है। एक्सचेंज फोर्स का मतलब हो गया यह एक ऐसा बल है जो कणों के आदान प्रदान के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण का बल जब लग रहा होता है दो वस्तुओं के बीच में, तो उनके बीच में ग्रेविटॉन नाम के कण का आदान प्रदान होता है। जैसे मेरे और दीवार के बीच में, मेरे या इस बोर्ड के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, तो बल के लगने के दौरान मेरे और इस बोर्ड के बीच में ग्रेविटॉन नाम के कण का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसी ग्रेविटॉन नाम के कण के आदान प्रदान से गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। तीसरी बात हम लोगों ने यह समझी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों वस्तुओं के बीच में जो दूरी है वो दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है यह गुरुत्वाकर्षण का बल। यानी वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर बढ़ाया जाए तो वैसी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण के बल का मान कम होगा। यह बात। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि यह एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब हम लोगों ने यह कहा कि यह एक केंद्रीय बल है, यानी यह हमेशा एक वस्तु के केंद्र से दूसरे वस्तु के केंद्र की ओर लग रहा होता है। पांचवी बात हम लोगों ने यह समझी कि यह एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, कॉन्जर्वेटिव बल है। कॉन्जर्वेटिव बल का मतलब हम लोगों ने यह लगाया कि एक संरक्षित बल। संरक्षित बल का मतलब यह होता है कि जिसके विरुद्ध किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर न करे, केवल शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु पर निर्भर करे, उसको हम लोग कहते हैं संरक्षित बल। तो यह क्या होता है? यह एक संरक्षित बल होता है। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि यह केवल आकर्षित कर सकता है, यह कभी भी प्रति आकर्षण नहीं लगा सकता। यह जब लगाएगा तो क्या लगाएगा? आकर्षण लगाएगा। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि गुरुत्वाकर्षण का बल क्यों लगता है। जिस प्रकार से कूलम्स बल, कूलम का जो बल है या विद्युत चुंबकीय बल जो है, विद्युत चुंबकीय बल लगता है आवेश के कारण, ठीक उसी प्रकार
यह किसके कारण लगता है? मात्रा के कारण, मास के कारण लगता है। उसके बाद हम लोगों ने यह समझा कि गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन का मतलब यह हो गया कि दो चीजों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आसपास कोई तीसरी चीज है या नहीं, होगी तब भी उन दो के बीच में उतना ही बल लगेगा जितना तीसरे के नहीं रहने पर। यह कहलाता है सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद हम लोगों ने समझा ये कि इसका बहुत लंबा रेंज होता है। अब आप सोचिए कि सूर्य की दूरी हमारे धरती से कितनी ज्यादा है, फिर भी वो हमारे धरती के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का बल लगा पाता। इसका मतलब यह हो गया कि गुरुत्वाकर्षण के बल का जो रेंज होता है वो वाकई में बहुत ज्यादा होता है। और आखिर में हम लोगों ने यह समझा कि यह माध्यम से पूरी तरह स्वतंत्र होता है, यानी वस्तुओं के बीच में कौन सा माध्यम मौजूद है इससे गुरुत्वाकर्षण के बल का कोई लेना देना नहीं होता। वस्तुओं के बीच में चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई केमिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके बीच में हमेशा गुरुत्वाकर्षण के बल का मान स्थिर होता। ये गुण है किसके? ये गुण है गुरुत्वाकर्षण के बल के। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें अगर चाहे तो, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। अब अगर इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो बताएं। हम कमेंट अभी नहीं देख रहे थे, अब देख लेते हैं कमेंट। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। जी का मान कुछ लोग पूछ रहे हैं, जी का मान, जी स्थिरांक का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जी का मान कुछ लोग पूछ रहे हैं, जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता। तो ये है हमारा प्रकृति के चारों मूल बलों में से पहला बल, गुरुत्वाकर्षण का बल। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरे बल के ऊपर। इसको हमने सबसे पहले इसलिए पढ़ाया क्योंकि आप लोग इसके बारे में 9वीं क्लास में पढ़े। अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युतिक बल के ऊपर, जिसके बारे में आप लोग पढ़े हैं 10वें क्लास में। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्थिर वैद्युतिक बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
स्थिर वैद्युतिक बल, देखिए यह प्रकृति का दूसरा सबसे मजबूत बल है। पहला गुण इसका यह है कि यह प्रकृति का दूसरा सबसे मजबूत बल होता है। इसके अलावा यह बल क्यों लगता है, यह बल क्यों लगता है, यह पहली बात यह हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहली बात यह हो गई। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, प्रकृति का दूसरा सबसे मजबूत बल होता है ये। दूसरी बात यह हो गई कि यह लगता किसके कारण है, यह लगता है चार्ज यानी आवेश के कारण। चार्ज यानी आवेश के कारण यह लगता। अगर दो वस्तुओं के बीच दो वस्तुएं आवेशित नहीं है तो वैसी स्थिति में उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युतिक बल या विद्युत चुंबकीय बल जो आप कहते हैं ये नहीं लग सकता, यानी चार्ज यानी आवेश के कारण ये लगता है। तीसरी बात यह है ये भी केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है, ये अभी अभी आपको हम लोगों ने समझाया गया कि केंद्रीय बल उसको कहते हैं जो एक वस्तु के केंद्र से दूसरे वस्तु के केंद्र की ओर लगती है, उसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय बल। तो ये भी एक केंद्रीय बल। चौथी बात हम लोगों ने ये समझी, चौथी बात हम लोगों ये जो होता है ये आकर्षण भी लगा सकता है, ये आकर्षित भी कर सकता है और प्रति आकर्षित भी कर सकता है, यानी ये अट्रैक्ट और रिपल्सन दोनों कर सकता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों कर सकता है। अगर एक समान आवेश हैं, चार्जेज अगर एक ही प्रकार के हैं तो वैसे केस में यह प्रति आकर्षण करता है, और चार्जेज अगर अलग अलग हैं तो वैसी स्थिति में यह आकर्षित करने का काम करता है। तो यह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है ये। पांचवी बात जो है वो ये है कि ये भी एक एक्सचेंज बल है। ये भी जब दो आवेशों के बीच में लग रहा होता है तो आवेशों के बीच में आदान प्रदान होता है। किस चीज का आदान प्रदान होता है, किस कण का आदान प्रदान होता है, तो आदान प्रदान होता है फोटोन नाम के कण का। फोटोन के आदान प्रदान के वजह से यह बल काम करता है। तो यह भी एक एक्सचेंज बल है, यह भी एक्सचेंज के कारण लगने वाला बल, एक्सचेंज होता। छठी बात, यह भी एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। कॉन्जर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षित बल है। संरक्षित बल का मतलब हमने आपको बताया कि संरक्षित बल वैसे बल को कहते हैं जिसके विरुद्ध किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं होता, केवल शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु पर निर्भर होता है। तो यह भी एक संरक्षित बल है। अगर आप एक आवेश के नजदीक दूसरे आवेश को लाने की कोशिश करें तो ऐसे स्थिति में इस दूरी तक दूसरे आवेश को लाने के मेरे पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं, ये रास्ता, ऐसे और कोई रास्ता। चाहे किसी भी रास्ते से लेके आए या किसी भी प्रकार से लेके आए, हमेशा जो कार्य करना पड़ेगा वो एक समान करना पड़ेगा। इस कारण से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक संरक्षित बल होता, यानी ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता। तो ये कॉन्जर्वेटिव यानी संरक्षित बल है, कॉन्जर्वेटिव। उसके बाद अगली बात जो है वो ये है, इसका भी रेंज बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूर से यह बल लगा सकता है। एक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर बल लगा सकता है बहुत दूर से, यानी इसका भी जो रेंज होता है वो बहुत ज्यादा, इसका भी जो रेंज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज। आठवीं बात,
यह बल जो होता है यह भी अध्यारोपण के सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन को का पालन करता, सुपरपोजिशन का पालन यह भी करता। यानी दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि कोई तीसरा आवेश आसपास मौजूद है या नहीं मौजूद है। आसपास मौजूद होगा तो भी उतना ही बल लगेगा, नहीं मौजूद होगा तो भी उतना ही बल लगेगा। यानी दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आसपास कोई तीसरा मौजूद है भी या नहीं मौजूद। इसके बाद 9वां पॉइंट यह है, इसका अगर हम लोग लिखें फॉर्मूला लिखें तो हम लोग कह सकते हैं कि F बराबर K गुना Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि यह भी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके साथ, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के साथ यह व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाएगा तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो पहले के मुकाबले कम होगा, तो यह व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेशों के बीच के दूरी। 10वीं बात है, यह जो बल होता है यह माध्यम पर निर्भर करता। यह जो कांस्टेंट, यह जो स्थिरांक आप देख रहे हैं, इस स्थिरांक का मान हर जगह एक समान नहीं होता। यह अलग अलग माध्यमों के लिए इस स्थिरांक का मान अलग अलग होता है। इस स्थिरांक का मान हवा के लिए जितना होता है पानी के लिए उससे 1/80 गुना होता है। इसी कारण से आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, अगर आवेशों को उतनी ही दूरी पर पानी में डाल दिया जाए तो वैसी स्थिति में उनके बीच में लगने वाला बल जो होगा वो 1/80 गुना हो जाए। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो स्थिरांक है, इस स्थिरांक का मान अगर अलग अलग माध्यमों के अनुसार बदलता है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो बल होता है ये माध्यम के ऊपर निर्भर करता है, यानी ये मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता, मीडियम डिपेंडेंट। तो ये गुण है किसके, ये गुण है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो होता है उसके ये गुण है। इसके बाद मजबूत नाभिकीय बल और कमजोर नाभिकीय बल, इनके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। कल हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे और कल ही हमारा जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर का बस यही, ये जो चारों बल हैं, प्रकृति के चारों बल, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये निबंधनुमा चैप्टर है, ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है। तीसरे चैप्टर से आपका पूरे तरह से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा और वहीं से ये इंटरेस्टिंग हो जाए। तो यहां तक की बातों को आप रिवाइज कर लें, इसके बाद की बात हम लोग कल करें। Yes.